जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसके अंतर्गत ये दोनों चीज़ें होती हैं, डीएमई और आरएमई। तो आप लोग थंबनेल देख के आए होंगे, जैसा कि उसमें मैंने लिख रखा है कि क्या क्या होता है, किस किस बेसिस पे आपको आरएमई मिलता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं आपके शरीर से रिलेटेड जिस पे आपको आरएमई दिया जाता है, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन दिया जाता है, और किस पे जो है आरएमई दिया भी जाता है और बाद में जो डिसक्वालीफाई तक पहुंचता है स्टेज, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो लास्ट स्टेज है, उसके 1% चांसेस होते हैं कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के आफ्टर आपको वो कर दिया जाए, मतलब डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। तो उस तक आप बने रहिएगा, उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट तक। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन और जो उसके आंसर्स हैं साथ लिख कर आया हूँ कि जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, डीएमई आरएमई में क्या क्या होता है और आरएमई कितने दिनों तक चलता है। ये एक पॉइंट होता है, जब आप आरएमई या कोई भी जब फंसेगा उसमें या उसको मिलेगा आरएमई, तो वो कितने दिनों तक चलेगा, ये मेन पॉइंट होता है। बाकी आरएमई मिलने पर कितने चांसेस होते हैं कि मेडिकल से बाहर होने के, तो ये भी बताऊंगा। और इसमें आरएमई जो है किन किन पॉइंट्स पे आपको दिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला होता है कि डीएमई और आरएमई होता क्या क्या है। तो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो आपका सभी का साथ में होगा। तो सभी का साथ में होगा तो उनकी बॉडी चेकअप होगी, हाइट, चेस्ट, वेट, सारी चीज़ें चेक होंगी, सिटी स्कैन होगा, इंटरनली बॉडी चेकिंग, आउट जो बाहर से फिजिकली देखा जाएगा वो सारी चेक होंगी, डॉक्टर्स आएंगे, टाइमिंग लगेगा। तो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन वो होता है कि एक ही दिन के अंदर, यानी जितना उन्होंने टाइम ड्यूरेशन रखा है कि मेडिकल हमें करवा लेना है, इतने बच्चों को हमें क्वालिफाई करके भेज देना है, तो उसके अंतर्गत जो बच्चे आते हैं वो डीएमई कहे जाते हैं, यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। उसी दिन उनका मेडिकल होगा, वो क्वालिफाई हो जाएंगे, उनको मतलब वो एक कागज़ दे दिया जाएगा कि आप क्वालिफाइड हो, आपका मेडिकली आप मेडिकली फिट हो, तो वो घर जा सकते हैं। वो बस इंतज़ार करेंगे फाइनल कट ऑफ का, उसके बाद उनका उसमें नंबर आएगा, फाइनल वो सिलेक्टेड। और आरएमई उनको दिया जाता है कि जो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उसके बीच कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के डॉक्टर्स हैं उनको कुछ पॉइंट मिला कि इसमें इसको थोड़ा गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, उसको आगे तक देखने की ज़रूरत है, कोई बड़ी प्रॉब्लम तो आगे नहीं बढ़ सकती, कोई बड़ी मतलब समस्या आगे घटित तो नहीं हो सकती। इसके चलते वो छोटी छोटी पॉइंट्स को वो लिखकर उस बच्चे को या उस कैंडिडेट को आरएमई दे देते हैं। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन यानी डिटेल तो हमने कर लिया आपका, लेकिन इन पॉइंट्स पे कुछ मुझे डाउट लग रहा है, हम अपने सीनियर जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करेंगे, उसके बाद आपको फिट करेंगे। तो डरने वाली बात नहीं होती उसमें, क्योंकि डीएमई हो जाता है उन्हीं के साथ जिसको आरएमई मिलता है, तो साथ साथ थोड़ा बेकार लगता है कि वो पास हो गए, हमें क्यों रोक लिया गया। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जितने दिन आप रुकोगे आपकी पूरी बॉडी चेकअप हो जाएगी, यानी उस पॉइंट से रिलेटेड सारा क्लू वो ढूंढ लेंगे, कोई इससे बड़ी समस्या आगे तो नहीं होने वाली है। तो ये होती है आरएमई और डीएमई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आरएमई कितने दिनों तक चलता है। अब जैसे आपकी जो उन्होंने पॉइंट नोट किए हैं वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो अब एक चीज़ ये होती है कि एक सेंटर पे मान लो 100 बच्चे गए, उसमें डीएमई हुआ, आरएमई हुआ, डीएमई हुआ पहले, डीएमई में मान लो 50 लड़के फिट हो गए, उनको उन्होंने भेज दिया, बाकी 50 को रिव्यू मेडिकल के लिए रख लिया उन्होंने। अब 50 बच्चे हैं तो उसमें वो बनता है कि उनके ऊपर है कि 50 में से वो सबको एक साथ ही छोड़ना चाहते हैं रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन करने के उपरांत, या फिर एक एक का करके उनको छोड़ देते हैं। तो उनके बीच में जो टाइमिंग लगती है, उस टाइमिंग की बात की है मैंने कि कितने दिनों तक चलता है, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी होती है। जैसे मेरा जब हुआ था तो मेरा डीएमई हुआ, उसके बाद मुझे रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन दिया गया था, यानी आरएमई मुझे दिया गया था। तो मेरा जो टाइमिंग 1 वीक का लगा था, उसके बाद यानी आप कैंप के बाहर आओ, रात भर कहीं रुको बाहर जाके, फिर सुबह आपको रिपोर्ट करना है, उसी मतलब डॉक्टर आएंगे फिर देखेंगे, तरह तरह की चीज़ें हुई थी। तो 5 से 6 दिन तक चली थी। अब हमारे साथ के जो लड़के थे तो उनको ना एक साथ ही छोड़ा था, यानी जिनका हो भी गया था उनको भी रोक कर रखा था, और जिनका नहीं भी हुआ था उनको भी रोक कर रखा था, तो सबको एक साथ ही छोड़ा था। तो इसलिए मैंने कहा कि टाइमिंग क्या लग सकती है। अब जैसे ज़्यादा बच्चे होंगे, हमारे साथ कम थे तो इसलिए सबको साथ छोड़ा, और जब ज़्यादा बच्चे होंगे तो जिनका होता जाएगा उनको वो छोड़ते जाएंगे। तो ये रही टाइमिंग की बात कि कितने दिन लग सकते हैं। और
अब आते हैं बात पर करते हैं किस किस पॉइंट्स पे आपको रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन दिया जाता है, और वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा तो वो आप ठीक भी कर सकते हो। जैसा कि 12 नवंबर से स्टार्टिंग है, तो जिसका तो टिल अभी 7-8 दिन बचे हैं, आज 5 तारीख हो गई, 7 दिन बचा हुआ है, तो जो ठीक हो सकता था वो ठीक कर लिया होगा। बाकी जिनका दिसंबर में है उनके पास अभी 1 महीने का समय है, तो वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी दूंगा जितना हो सकता है मुझसे। तो उस पर आप अगर गौर कीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। वहाँ पे जाके आपको आरएमई झेलना नहीं पड़ेगा, थोड़े दिन मतलब आपको जल्दी वो लेटर मिल जाएगा कि आप क्वालिफाइड हो, मेडिकली फिट हो। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि किस किस पॉइंट्स पर आरएमई मिलता है। तो पहला हो गया बीपी, ब्लड प्रेशर। इस पे पॉइंट्स, ये कॉमन पॉइंट है, इस पे बन जाता है। जैसे किसी का जैसे पहली बार है ना कि इतने फाइनल मेडिकल तक पहुंचो तो लगा रहता है कि नौकरी के करीब पहुंच गए, नौकरी हमें मिलने वाली है, तो उसमें थोड़ा सा खुशी आ जाती है और वो ब्लड प्रेशर क्या कर देती है, हाई कर देती है। तो बीपी उस टाइम पे हाई दिखाएगा। जब वहाँ के डॉक्टर मेजर करेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई दिखाई देगा, और उसके बाद जब शाम को आपको कैंप के बाहर छोड़ देंगे, आप अपना ब्लड प्रेशर जब मेजर करवाएंगे तो वो नॉर्मल मिलेगा आपको। तो वैसा होता है, वो इसलिए होता है कि कैंप के अंदर डॉक्टर के सामने आप रहोगे तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे कि यार ये हो जाता है, मेरा बीपी का पॉइंट क्लियर हो जाता, तो उस टाइम पे बीपी हाई हो जाती है। किसी की बीपी लो रहती है, तो बीपी लो होना वो तो शायद उसके अंदर कुछ कमियाँ होंगी, जैसे पानी वगैरह कम पिया होगा या थोड़ा जो उसके अंदर कमजोरी टाइप की होगी, उसकी वजह से है। बाकी बीपी जो हाई होता है वो सिर्फ मेन वजह होती है वो नेचुरली है, जो उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से होती है। तो ये आपके ऊपर है, आप कंट्रोल करना, उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। बीपी में किसी को भी आउट नहीं करेंगे। आरएमई चाहे कितने दिन तक भी चले, वो आपको रोज़ाना बुलाएंगे, बताएंगे आपको कि आप थोड़ा पेशेंस रखो, डरना नहीं है, डरो मत, आराम से बीपी जब मेजर की जाए तो शांत रखो, अपने बॉडी को रिलैक्स रखो, ऐसे बताएंगे, वो करवाएंगे आपके साथ। तो बीपी का पॉइंट हो गया पहला, ये इस पे देते हैं आरएमई में, मतलब दे देते हैं। उसके बाद ओवरवेट अंडरवेट, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ओवरवेट अंडरवेट का, कि ओवरवेट अंडरवेट देखो कितना, अगर आपकी हाइट के मुताबिक आपका वेट है तो परफेक्ट है, कुछ भी उसमें रिव्यू मेडिकल नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 5 किलो अप 5 किलो लेस, यानी अप एंड लो हो सकता है, उतने में भी कुछ नहीं होता। लेकिन 10 किलो 12 किलो अगर आप ओवरवेट हो, यानी आपकी हाइट 174 है, आपको होना चाहिए 60 61 62 किलो के आसपास, आप 85 किलो हो तो आप ओवरवेट हुए। तो उसको ना अभी आप दौड़ लगाइए, मतलब थोड़ा डाइट पे जाइए, कम कीजिए वजन को। और जिनका अंडरवेट है, जैसे 170 प्लस हाइट है, तो उनका वेट जो होना चाहिए 57 58 59 60 61 62 इतना चल जाएगा। एकदम 52 50 49 होता है किसी किसी का, क्योंकि हमारे साथ का जो लड़का था, खुद की मैं मतलब अपनी आंखों के साथ मेरे साथ का ही लड़का था, उसका हाइट 174 थी, 52 किलो वेट लेके उसको अंडर वेट दिया था। तो वो हमारे साथ ही दौड़ रहा था, सिर्फ किसके चक्कर में, अंडर वेट के चक्कर में। उसका सारी बॉडी फिट थी, लेकिन उसको आरएमई दिया सिर्फ अंडर वेट पे कि मतलब हाइट के मुताबिक इनका वेट जो है वो बहुत ही कम है, 52 किलो है और हाइट 174 थी। तो उसमें उसने मेंटेन किया था लास्ट में, वो चल के भी लास्ट में बताऊंगा, अभी बता देता हूँ मैं। तो उसमें क्या किया था उसने, लास्ट तक उसको चला, तो 7वें दिन में जाके वो रोज़ केला खाता था, दूध पीता था शाम को, लेकिन उससे वेट गेन नहीं होता था। तो लास्ट में हम लोगों ने ही बताया कि ऐसा करो आप लोग, पानी पी लो लगातार, जब जाने से जस्ट पहले जब वेट आपका चेकिंग हो, तो 52 है तो 52 53 था उसका आसपास, तो 2 लीटर 3 लीटर पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, पेट फूल जाएगा, फूलने दो, 2-3 मिनट की बात है, वेट मेजरमेंट हो जाने के बाद वो फ्री हो जाएगा, फिर अपना जाके वो जो पानी भी वो खाली कर लेना। तो उसको हमने ये उपाय दिया था, तो सारे लड़कों ने मिला के, उसने भी कहा हाँ ट्राई करता हूँ मैं। तो लास्ट में जाके वो जब एक्चुअल टाइम आया कि वेट मेजरमेंट होगा, तो उसने 2 लीटर 3 लीटर पानी पिया, तो उसकी वजह से उसका गेन जो मतलब वेट गेन हो गया था वो हो गया था, वहाँ पे मेजरमेंट आ गया, तो 56 किलो 57 किलो हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, अपना इतना चलता है, पास कर दो। तो आरएमई अंडरवेट ओवरवेट में आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, लेकिन ओवरवेट मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। 174 हाइट है, आप चार्ट पेपर देख लीजिए हाइट का, 60-65 के आसपास चलता है, 85-90 केजी तक लड़के जाते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स होती है। तो वो अपना, अगर आपका दिसंबर में है तो उसको कम करने की कोशिश कीजिए। तो ये रहा पॉइंट ओवरवेट और अंडरवेट का।
अब मैं बात करूँगा जो हैंड आफ्टर एक्सरे, यानी एक्सरे आपका करेंगे वो सीटी स्कैन करवाएंगे, हाथ का स्ट्रक्चर चेक करेंगे। जैसे किसी का हाथ पहले फ्रैक्चर हुआ होता है तो वो अपने टाइम के चलते वो एक्सरसाइज करके अपने हाथ को सीधा कर लेता है, तो उस एक्सरे में चेक करते हैं कि हाथ में पैर में की हड्डियों में कोई दिक्कत तो नहीं है, अंदर से टेढ़ी तो नहीं है वो, क्योंकि ये बाद में अंदर आने के बाद यहाँ पर रनिंग वगैरह होती है, हार्ड रनिंग होती है, तो उसके बीच में जब दिक्कतें होती हैं तो वो फिर इनको झेलना पड़ता है, इसलिए वो वहाँ पर चेक करते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा अभी आपको ना कि आप कहोगे इस पॉइंट्स पे आरएमई क्यों दे देते हैं, लेकिन देना है उनको, दे देते हैं बस, पता नहीं क्यों। तो हैंड आफ्टर एक्सरे, तो नहीं एक्सरे करवाने के बाद हाथ की हड्डी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए जैसी होती है नॉर्मल एक हैंड होता है, बिना टूटा हुआ जो हाथ होता है उसकी तरीके से आपका हाथ होना चाहिए। अगर फ्रैक्चर हुआ भी होगा तो एक्सरसाइज करके आप मेंटेन कर लिए होंगे। और ये रहा आपका हैंड, मतलब आफ्टर एक्सरे, यानी जो कभी फ्रैक्चर हुआ हो उसके बाद का है ये। उसके बाद सीटी स्कैन होगी आपकी पूरी बॉडी की, यानी सर से लेके पाँव तक पूरा सीटी स्कैन करेंगे। उसके बीच में लंग्स में, पेट में, जहाँ जहाँ हड्डियाँ हैं वो पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है। तो उसमें अगर इंटरनल कोई प्रॉब्लम, वो तो किसी को नहीं पता रहता, तो जैसे जुकाम वगैरह होता है, बलगम वगैरह यहाँ पे मतलब जो छाती पे है बलगम जम जाता है, तो उसकी वजह से आरएमई वो देते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा उसमें उनको डर लगता है कोई अंदर का कोई वो उस दिक्कत तो नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो आरएमई देके चेक करते हैं बस, उसमें और कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये हो गया आपका सीटी स्कैन। और एक होता है फ्लैट फुट का। फ्लैट फुट मीन्स कि फ्लैट फुट आप जानते होंगे कि आप खुद घर पे ट्राई करके देख सकते हो, या बाल्टी में पानी लीजिए, पानी में आप अपने दोनों पैर को डाल दीजिए, उसका फर्श पे चलना है आपको, फर्श पे आप चलिए तो जो पैर का शेप बनता है, यानी आगे वाला पंजा जो है उसका जो शेप बनता है, और पीछे जो एड़ी है उसका शेप बनता है, बीच में वो एक कर्व सा गैप छोड़ता है, उसको मैं भी यहाँ पे लगा दूंगा, मैं उसको देख लेना आप, फ्लैट फुट का बीच में गैपिंग छोड़ता है, तो उस गैपिंग का होना ज़रूरी है, यानी वो गैपिंग होगी तो सही है। अगर वो एकदम पूरा छप जा रहा है, पूरा पाँव आपका पानी पूरा फर्श पे छप जा रहा है, तो वो उसमें फ्लैट फुट के केस में आपको रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में डाल देते हैं। हमारे साथ का एक लड़का था, उसको डाला था, वो पहले सीआरपीएफ में ही जीडी से आया था, उस यहाँ पे मतलब रेजिग्नेशन देके सिग्नल में, तब भी उसको फ्लैट फुट के ऊपर चलते आरएमई दे दिया था, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन दे दिया था। तो ये एक पॉइंट भी बना देते हैं रिव्यू मेडिकल के लिए, इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। वो एक्सरसाइज बताते हैं कि जब तक चलता है आप एक्सरसाइज करते रहिए, वो मेंटेन हो जाता है। अगर आप लोग चेक कर लीजिए, अगर घर पे भी होता है आपके पाँव में ऐसा कुछ होता है ना, तो उसको पैर में तकिया लगा के ऐसा कुछ होता है, यूट्यूब पे आप देख लेंगे तो उसका सोल्यूशन उसमें मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका हैंड स्ट्रक्चर चेक करते हैं कि जिसमें वो लगाते हैं हैंड स्ट्रक्चर में आपका हाथ सीधा करा के, ये जहाँ कोहनी होती है दोनों, और ये एक बैलेंस में आनी चाहिए, तो वो जब आ जाती हैं तो उसमें आपका सही है। अगर हाथ आपका कभी टूटा रहा होगा और लड़के एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो टूटा हाथ ना वो दिखाने लगता है, हड्डी बाहर निकल जाती है तो लड़ती है, तो उस केस में आरएमई देते हैं। और नोकनी होती है, जब पाँव लड़ के चलते हैं तो रनिंग करने में दिक्कत देती है, तो नोकनी मेन प्रॉब्लम है, इशू है वो, तो उसको ज़रूर से ठीक कर लीजिएगा। आपको नोकनी होगी तो खुद पता चल जाएगा आपको कि मुझे नोकनी है, क्योंकि आप खड़े होंगे ना तो पैरों के बीच में गैप बनता है, वो गैप मेंटेन नहीं होगा, वो गैप नहीं बनेगा। तो ये रही पॉइंट्स। और एक होता है स्किन इशूज़, ये पॉइंट आप ज़रूर सुन लीजिएगा। स्किन इशूज़ मतलब किसी को फंगल हुआ रहता है, किसी को खुजली हुई रहती है। अब जैसे ठंडी का मौसम आ गया, आप इनर पहन के रखोगे और शर्ट पहन के रखोगे, और थोड़ा ठंडी में नहाना कम हो जाता है कि बाई चांस चलो हफ्ते में 3 बार नहा लिया, ऐसा होता है, किसी किसी का होता है डेली नहाता है वो, और मेरा तो नहीं भाई, मैं हफ्ते में डेली भी नहा सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिला तो 4 दिन 5 दिन हो गया, तो वैसा हो जाता। तो ये मतलब स्किन पे रैसेस हो जाती हैं, कहीं वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, डार्क स्पॉट पड़ जाते हैं, आपके जो मतलब अंडरगारमेंट्स हैं वो पहनते पहनते ना वहाँ पे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, फंगल होता है उसके दाग पड़ते हैं, तो ये सब पहले से आप ठीक करवा के जाइए। ठीक करवा के मतलब जो डॉक्टर के मेडिसिन स्टोर पे जाइए, वहाँ पे ट्यूब मिलेगी,
दाग हटाने का वो हटवा के तब जाइएगा। उसके केस में दिया है हमारे में आरएमई दिया है, लड़कों को आरएमई दिया था इस केसेस में कि यहाँ पे कंधों पे दाने हो गए थे, उसके डार्क स्पॉट पड़ गए थे, तो उसके बारे में उन्होंने आरएमई दे दिया था उनको। ये हो गया। और एक बात, एक सलाह और कंसल्ट देना चाहूँगा मैं कि अंडर गारमेंट्स में देखो आप करना क्या, जो हेयर होते हैं वहाँ के हेयर को आप रेजर से हटा लेना, वीट लगाने की कोशिश मत करना। वीट मतलब कि बीट मत लगाना उसमें, रेजर से उसको आप क्लियर कर लेना, साफ दिखना चाहिए, स्वच्छ दिखना चाहिए अंडर आर्म्स की और अंडर गारमेंट्स की। तो वो आप करके चले जाइएगा। और क्योंकि वीट लगाने से एक लड़का हमारे में था, उसने वीट लगाया था तो मतलब शायद ज़्यादा मात्रा में लगा लिया था या यूज़ करना नहीं पता था उसे, उस टाइम पे पहली बार यूज़ किया था। तो जो मेंस वीट आती है तो उसको लगाने के बाद वो क्या करता है, वहाँ पे स्किन उसकी जला दी थी, मतलब ऐसे डार्क स्पॉट बना देते उतनी पूरी जगह पे। तो जब वहाँ पे मेडिकली चेक हुआ था तो उसके बाद उस केस में उसको आरएमई दिया था। हालांकि बाद में सही हो गया था, लेकिन क्यों दौड़ना है भाई, 1 महीने तक दौड़ाएंगे आपको, फालतू में परेशान हो गए तो क्यों दौड़ना है हमें उसके चक्कर में। इससे पहले मैं हूँ, आप मेरे से मदद ले सकते हो मेडिकल में क्या क्या कैसे होता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब मेरे साथ जब हुआ है ऐसा तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप क्यों करोगे वैसा। तो वीट वगैरह यूज़ मत करना, रेजर से आप क्लीन कर लेना आराम से और करके जाना। ये मत नहीं ऐसे मत चले जाना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा भद्दा लगता है और वो थोड़ा सा क्या करते हैं, वो इफेक्ट डालता है उनके माइंड पे, उनको परेशानी होती है। तो वो क्लीन करके जाना, वीट लगाना मत, आप रेजर से क्लीन कर सकते हो। तो ये रही सारी पॉइंट्स जो मेजर इश्यूज़ हैं जिसपे आपको क्या दिया जाता है आरएमई। अब जैसे आँखों का हो गया, तो किसी के जो चश्मे लगते हैं, अब मेरा तो चश्मा ये लगता नहीं, आंखें दर्द होने लगती हैं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया मैं ऐनक लगा के, गूगल्स लगा के। तो आँख के केस में क्या होता है कि नंबर किसी का बड़ा रहता है, तो वो एक थोड़ा बहुत चल जाएगा, चश्मा पहन तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा मात्रा में वो नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बहुत चल जाएगा आपका। और आँखों का हो गया, बस ये हो गया आपका सब क्लियर हो गया। कान वगैरह के मैल वगैरह साफ़ करवा लेना। और नाक ठीक है, वो डीएनएस का बता रखा था, थोड़ा यहाँ से नाक आपकी टेढ़ी अंदर से दिखाई देती है, बाहर से आपको सीधी दिखाई देगी, उसके लिए वो पॉइंट देते हैं, लेकिन वो कोई मेजर इशू नहीं है, उसके बारे में हो जाता है। और किन किन चीज़ों में डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो ये इसके चांसेस हैं 2% के, ना के बराबर हैं, क्योंकि आरएमई उस पॉइंट पे दिया जाता है जो उनको नहीं पता होता है। और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में बड़ी बीमारियां पता लग जाती हैं। तो इतना मैं कहना चाहूँगा, आरएमई में कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, चांसेस बहुत ही कम है। वो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको खुद पता रहेगा कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, उनको भी पता चल जाता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से इसको डिस्क्वालीफाई करो। आरएमई देने पर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में शायद, अब जैसे कोई भी डॉक्टर हो तो वो अपने से बड़े डॉक्टर से कंसल्ट करेगा कि इस बीमारी के बारे में शायद मुझे उतना नॉलेज ना हो, तो मैं किसी के भविष्य क्यों खेलूं, तो इसलिए वो पॉइंट देते हैं और उसको बाद में वो क्लियर करा के लाएंगे, तो आपको वो क्लियरली बता देंगे। जैसे मेरे साथ हुआ था, तो मैं अपना बताता हूँ, तो मेरे साथ हुआ था, तो मेरे चेस्ट में यहाँ से मतलब यहाँ पे उस टाइम पे जुकाम हुआ था, सर्दी बहुत ज़्यादा हुई थी मेरे को, तो बलगम का स्पॉट जो है वो यहाँ बीचों बीच में जो यहाँ से निकलते हैं ना, कुछ बाहर आ नहीं पाता, अंदर चला जाता है, तो वो सीटी स्कैन में वो स्पॉट आ गया था। तो उसके चक्कर में आरएमई दिया, तो मुझे लगा कि फेफड़े में कोई दिक्कत है, मैं डर गया था कि शायद हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से मुझे डर लगा था। लेकिन बाद में जब डॉक्टर वहाँ से फ्री हुए तो उनके पास रहता ना कि इस लड़के का ये पॉइंट है, इस लड़के का ये पॉइंट है। और एक बात बताऊँ मैं, जो आपको आरएमई मिलेगा, वो जो पॉइंट आपको दिया जाएगा उसके लिए एक डॉक्टर ऑथराइज रहेंगे, यानी एक डॉक्टर एक चीज़ को लेके घूमता रहेगा, तो उसको पता रहेगा इस लड़के का ये प्रॉब्लम है, तो वो आपसे मिलता रहेगा, बताएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझको बताया उन्होंने सर ने कि ज़्यादा मेजर इशू नहीं है, वो मतलब कफ का स्पॉट था, उसकी वजह से मुझे आरएमई देना पड़ा था कि इसके बारे में मैं जान लूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो डर गया था क्या बात हुई क्या नहीं। तो उसके बाद सब कुछ क्लियर हो गया था। हमारे में आरएमई में कोई भी आउट नहीं हुआ था, सारे के सारे पास हो गए थे, फाइनल मेरिट से आउट हुए थे लड़के, मेडिकल में कोई भी आउट नहीं हुआ था। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मदद मिली होगी। जितना मैं कर सकता था उतना मैंने आपके लिए किया। और भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए,
कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।